एपिसोड के स्टार्टिंग में होंगजू को दिखाया जाता है उसके आसपास खाने पीने का सामान बिखरा पड़ा था। फिर जब वो उठती है तो उसके सिर में दर्द हो रहा था। उसे याद होता है कि मैंने कल क्या क्या किया। पहले तो पार्टी में बहुत ड्रिंक कर ली, उसके बाद होयन के सामने कैसी कैसी हरकतें की। उसे पता नहीं क्या क्या बोल दिया। वो ये भी याद करती है कि घर छोड़ने के बाद जाने से पहले उसने कहा था कि मॉर्निंग में मिलते हैं। वो ये सोच ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर नॉक होता है तो वो डर जाती है कि कहीं वही तो नहीं आ गया। लेकिन वो हाई जी निकलती है, कहती है कल से तुम कहाँ हो, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही। और फिर उसे खाने के लिए बाहर साथ में चलने को बोलती है। ये सुनकर तो वो खुश आती है कि चलो चलते हैं। फिर हम होयन को देखते हैं, उसने अपने अंकल के लिए हैंगओवर सूप बनाया था। वो सूप उन्हें बहुत ही पसंद आता है। फिर पूछने लगती है कि कल अपने पहले प्यार के साथ मीटिंग कैसी रही तुम्हारी। वो बताता नहीं, ये कहता है कि सूप ठंडा हो रहा है, जल्दी से पी लो। तो वो कहते हैं कि क्या मैं अपनी एक फ्रेंड को बुला सकता हूँ। वो पूछता है कौन सी फ्रेंड। वो कहता है कि वो ऊपर रहती है। ऊपर का नाम सुनकर तो होयंग जोर से चिल्लाता है कि नहीं। इससे तो अंकल डर जाते हैं, कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है ना मेरा दिल कितना नाजुक है, इतने जोर से क्यों चिल्लाए। अब होयंग को तो कल पता चल गया था कि होंगजू ऊपर ही रहती है, इसीलिए वो बहाना बनाता है कि मैंने 2 ही लोगों के लिए बनाया है तो उसे कैसे बुला सकते हैं, जबकि वो तो अभी हाईजी के साथ खाने का मजा ले रही थी। अब जैसे ही वो खाना खत्म करती है तो हाईजी कहती है कि तुम खाना खा रही थी इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया, तो अब बताओ कल तुम कहाँ और किसके साथ ड्रिंक कर रही थी। उस पर गुस्सा करती है कि कल सिर्फ मेरी और सैंग की बात नहीं थी, हमने स्पेशली होयंग के लिए वेलकम पार्टी रखी थी और तुमने कहा था तुम आओगी लेकिन आई नहीं, और आई भी तो नशे में। उसे ये सब कितना रूड लग रहा होगा। तो होंगजू से माफी मांगने लगती है। वो कहती है मुझसे क्यों मांग रही हो, तुम्हें उससे मांगनी चाहिए, लेकिन तुम कल थी कहाँ। वो बताती है कि जूनो के साथ। अब उसका नाम सुनकर तो हाईजी का पारा हाई हो जाता है, लेकिन वो कुछ कहे उससे पहले ही होंगजू उसकी टोन में कहने लगती है कि मैं एक नंबर की पागल हूँ, मुझे तो खुद पर यकीन नहीं हो रहा है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। पर हाईजी उससे नाराज थी तो बिल देकर कहती है कि अब तुम ही इसे भरोगी। इसके बाद दोनों घर वापस आते हैं। तब हम जूनो के बारे में बताती है कि मैं तो बस गिफ्ट देने के लिए वहाँ गई थी, मुझे क्या पता था कि वो वहाँ मिल जाएगा। मैं तो वापस आना चाहती थी लेकिन डायरेक्टर ने जबरदस्ती रोक लिया और जूनो से मिलवाया, और उसने मुझे स्माइल करते हुए पूछा कि मैं कैसी हूँ। हाजी कहने लगती है कि वो तो सच में कितना कमीना है। उसे तो गुस्सा आ रहा था तो उसे कॉल करने लगती है, लेकिन होंगजू से रोकती है कि जरूरत नहीं है। कहती है उसने जैसे कहा मैंने भी वैसे ही स्माइल करते हुए कह दिया कि मैं बहुत ही अच्छी हूँ। दिखाया जाता है कि होंगजू से कहती है कि मैं अच्छी हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम कोरिया वापस आ गए हो और मैं तुमसे ऐसे मिलूंगी। अब वो ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी तो मिस पार्क को पकड़कर उनके साथ निकलने लगती है। कहती है कि आपकी मूवी तो कमाल की है, मुझे उसका एंड बहुत ही पसंद आया। उसे तो बस भागने का बहाना चाहिए था, लेकिन फिर भी बाद में उसे सबके साथ ड्रिंक करनी पड़ी क्योंकि वो जूनो को ये नहीं दिखाना चाहती थी कि उसे उससे कोई फर्क पड़ता है। तब भाई जी उसका फेस देखने लगती है कि तुम रोई तो नहीं ना। वो कहती है कि मैं क्यों रोऊंगी, लेकिन तुम अपना बताओ कि तुमने होया को दोबारा कॉल की। वो कहती है नहीं अभी तक नहीं की, वो बहुत बदल गया है, बहुत ज्यादा हैंडसम हो गया है और अब वो एक मैन बन गया है। होंगजू कहने लगती है कि अच्छा अब वो बड़ा हो गया ना, पहले तो कैसा चिड़चिड़ा सा था। वो कहती है नहीं तो ऐसा तो नहीं था। तो वो कहती है कि तुम भूल गई क्या उसने क्या कहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब भाई जी होयन के लिए रो रही थी तो होंगजू उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुम्हें उसमें ऐसा क्या पसंद आया, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, छोटा सा फेस है, और मैंने तुम्हारे लिए उसे 10 लेटर्स दिए लेकिन वो इतना रूड है कि एक का भी जवाब नहीं दिया। होंगजू उसे लेटर देने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती थी, वॉशरूम के बाहर उसका वेट करती है जबकि बाकी लड़के भी देखते हैं, और फिर रनिंग के टाइम भी वो उसके पास जाकर उसे लेटर देती है, लेकिन उसकी तो सांसें फूल गई थी इसलिए नीचे गिर जाती है। फिर जब वो लाइब्रेरी में जाता है तो वहाँ भी पहुंच जाती है, पर इसके बाद भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो वो उसकी क्लास बोर्ड में हाईजी के नाम से बड़ा बड़ा लिख देती है कि मुझे तुम्हारा आंसर चाहिए। सब बच्चे इसकी फोटो लेने लगते हैं लेकिन उससे पहले ही हुए उसे मिटा देता है। सैन को तो बुरा लग रहा था कि यार तुम कैसे मिटा सकते हो, वो एक लड़की की फीलिंग्स है, लेकिन वो सुनने वाला कहाँ था। अब ये दोनों यही सब बातें कर रहे थे तो हाजी कहने लगती है कि कुछ टाइम पहले मुझे एक फॉर्च्यून रीडर ने कहा था कि मेरी किस्मत में अब्रॉड जाना लिखा है। इसका मतलब ये है कि क्या मैं होयंग से शादी करके उसके साथ यूएस सेटल हो जाऊंगी। इसी बात पर दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। वही हम होयंग को देखते हैं। वो अंकल से पूछ रहा था कि जो ऊपर रहती है क्या वो आपके बहुत क्लोज है। वो कहते हैं मैं उसे बहुत टाइम से जानता हूँ, हम लोग बेस्टी हैं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। वो कहता है कि मैं इतने टाइम बाद यहाँ कोरिया में आया हूँ तो आप उसे बोल सकते हो कि मुझे यहाँ घुमा दे। वो कहने लगते हैं कि तुम्हें वापस जाने के लिए 2-3 दिन तो रह गए हैं, तो अपने पहले प्यार के साथ टाइम स्पेंड करो ना, कल का दिन अच्छा नहीं था क्या। तो वो अंकल का फोन उठाता है और कहता है कि अभी उसे फोन करो और कहो कि तुम्हें मेरे एक रिलेटिव को घुमाना है जो अभी ही आया है, लेकिन मेरे बारे में ज्यादा कुछ मत बताना। उन्हें तो बहुत ही अजीब लग रहा था कि इसे क्या हो गया, अचानक से क्यों घूमना चाह रहा है। कहते हैं कि तुम तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो उसके साथ घूमना क्यों चाहते हो। वो कहता है कि मैंने कल जाते हुए उसे देखा था और आपने तो कहा था कि आप उसके बहुत क्लोज हो, इसलिए कह रहा था मैं बस आपसे एक ही तो फेवर मांग रहा हूँ, वो भी नहीं किया जा रहा है क्या, इतना मुश्किल है। अब होयंग इतना कुछ सुना रहा था तो उसे कॉल कर ही देते हैं। पूछते हैं कि तुम्हारा कल का क्या प्लान है। वो कहती है कि कुछ भी नहीं, पर आपने ऐसा क्यों पूछा। वो कहते हैं कि जिसके साथ तुम कल ब्लाइंड डेट पर गई थी उसके साथ नहीं जा रही हो क्या। वो कहती है मैं उसके बारे में नहीं सोच रही हूँ। तो भाईजी भी कहने लगती है कि आप डेट कर रहे हो तो इसे भी करने को बोलो ना। अंकल को शक होता है कि कहीं वो लड़की हाईजी तो नहीं है, इसलिए उससे पूछते हैं कि तुम ओबक हाई स्कूल में पढ़ती थी ना। वो कहती है हाँ। फिर वो पूछने लगते हैं कि क्या कल तुम्हारी कोई स्कूल रियूनियन पार्टी थी, लेकिन उससे पहले होयंग उनसे फोन छीन लेता है कि ये क्या पूछ रहे हो, मुद्दे की बात करो। वो कहता है कि ठीक है मैं बोलता हूँ। तब हम उससे पूछते हैं कि क्या कल तुम मेरे रिलेटिव को यहाँ घुमा सकती हो। वो कहती है कौन सा रिलेटिव, अच्छा वो फोटो वाली। वो कहते हैं हाँ वो अभी आया है, उसे यहाँ का पता नहीं है, तो तुम जहाँ चाहो उसे घुमा लेना।
वो कहती है सुनने में तो मजा आ रहा है, तो आप बस उसे मुझ पर छोड़ देना, मैं उसे अच्छे से घुमा दूंगी। वो कहते हैं ठीक है फिर कल आ जाना। अब इससे तो होयंग को लग रहा था कि ये वही लड़की क्यों बोल रही है। उसे पूछता है कि क्या इसने मेरी फोटो देखी है। वो कहते हैं हाँ। वहाँ होंगजो हाइजो को एक क्यूट सी बच्ची की फोटो दिखाती है जो कि होयंग की बचपन की थी। वो कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत ही क्यूट है और बड़ी होकर बहुत ही सुंदर बनेगी। होयंग भी अपनी फोटो देखकर कहता है कि आपने अब तक अपने पास क्यों रखी है ये। वो कहते हैं क्योंकि मुझे भी एक ऐसी ही प्यारी सी बेटी चाहिए और वो दोनों तुम्हारे स्कूलमेट है ना, लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं। वो कहता है कि मैंने कहा तो था कि कल मैंने उसे जाते हुए देखा था। वो कहते हैं तुमने कहा था कि तुम उसे नहीं जानते, मतलब कि तुम अपने पहले प्यार के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मेरा यूज कर रहे हो। पर वो फिर बिना कुछ बोले निकलने लगता है। तो वो कहते हैं कि मेरा कोट कहाँ है जो तुम डेट पर ले गए थे, मुझे उससे पहनकर कहीं जाना है। तो वो कहता है कि यही कहीं होगा, ढूंढ लो, और फिर चला जाता है। उनके जाने के बाद वो सोचने लगते हैं कि पहला प्यार कितना पावरफुल है, इसके जैसा इंसान भी डेट करने के लिए कितना दिमाग लगा रहा है। वे कहते हैं कि इसने तो हाइजो को बुलाया नहीं, इसलिए उसे मैसेज करते हैं कि तुम भी साथ में आना। तो वो होंगजो को बताती है कि वो मुझे बुला रहे हैं लेकिन मैं नहीं आने की, तुम बच्ची हो और वो भी, तो तुम दोनों साथ में ठीक हो। मैं तो बड़ी हो गई हूँ और मेरी कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ऐसे में होंगजो सोचने लगती है कि मैं उस क्यूट सी बच्ची को कैसे एंटरटेन करूंगी, उसे कहाँ घुमाऊंगी। फिर जैसे ही सुबह होती तो होयंग फटाफट से उठ जाता है और अच्छे से तैयार हो जाता है। तब तक होंगजो भी बाहर आ गई थी। वो बेल बजाती है, उसे देखकर होयंग कहता है कि मैं आ रहा हूँ। वो सोचने लगती है कि ये तो लड़के की आवाज है। फिर जब वो बाहर आता है तो उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है और दरवाजा बंद करने लगती है। कहती है तुम यहाँ से कैसे आ रहे हो, लेकिन वो जोर से दरवाजा खोलता है। कहता है कि मेरे अंकल का घर है। तब होंगजो से फोटो दिखाकर कहती है कि मैं इसका वेट कर रही हूँ। वो कहता है कि तुम्हारे पास ये क्यों है। वो भी यही कहती है कि मुझे एक ऐसी ही क्यूट सी बेटी चाहिए, पर ये बताओ कि क्या ये फोटो तुम्हारी है। वो कहता है हाँ ये मेरी फोटो है किंडरगार्टन की। वो कहने लगती है कि तुम्हें पता था ना कि मैं जाने वाली हूँ, तभी कह रहे थे कि हम फिर मिलेंगे, पर तुम्हें अंकल से मुझे बाहर ले जाने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। वो कहता है कि अंकल ने कहा कि तुम एंटरटेन करोगी इसलिए मैंने मना नहीं किया, पर वो तो ये कहकर जाने लगती है कि तुम खुद ही खुद को एंटरटेन कर लेना। लेकिन वो उसका हाथ पकड़ता और कहता है कि मेरे साथ बाहर चलो, क्या तुम फिर से अपना प्रॉमिस तोड़ने वाली हो पार्टी वाले दिन की तरह। अब ये सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए कहती है कि ठीक है चलो फिर। अब जाने से पहले वो हाइजो को बताने के लिए कॉल करती है ताकि वो भी आ जाए, लेकिन उसका तो फोन बिजी आ रहा था। तो होयंग उसे ड्राइव करने को बोलता है और उधर हाइजी का तो आज होयंग से मिलने का प्लान था, लेकिन उसे बस इतना ही पता चला कि वो आज बिजी है, किसके साथ है ये भी। तो सोचती है कि बॉडी मसाज करा लूं, लेकिन उसकी बुकिंग भी फुल थी। तब ध्यान आता है कि होंगजो को बोलती हूँ, वो अभी तक निकली नहीं होगी। पर इतने में उसके डैड आ जाते हैं, कहते हैं कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाहर चलेंगे। यहाँ होंगजो होयंग से पूछती है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। वो कहता है कि तुमने तो कहा था कि सब तुम पर छोड़ दूं। वो कहती है कि वो तो एक बच्चे के लिए कहा था मैंने, तुम्हारे लिए थोड़ी कहा था। वो कहता है कि तुम मुझे वो भी समझ सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर साइड में फेस करके स्माइल करने लगता है। तब वो उसे अम्यूजमेंट पार्क ले जाती है। दोनों साथ में अलग अलग राइडिंग पर बैठते हैं, बहुत ही मजे करते हैं। इन सब से तो होयंग बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वहाँ जितनी भी राइड्स थी वो सब पर घूम रहे थे और फुल एंजॉय कर रहे थे, जबकि उधर हाइजी माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही थी। इतनी थक गई थी कि उसे ये तक नहीं पता चल रहा था कि किसी की कॉल आ रही है। यहाँ होयंग को अंकल का मैसेज आता है कि मुझे तो कर रहे हो ना, मैं होंगजो को कॉल करो ताकि तुम और हाइजी साथ में टाइम स्पेंड कर सको। वो कहता है कि अपने काम से काम रखो। उन्हें तो लग रहा था कि हाइजी भी इनके साथ आई है। इतने में होंगजो भी आती है, उसे टैबलेट देती है क्योंकि उसे राइड के बाद बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी कहता है कि यहाँ पर कोई और भी ज्यादा हार्ड राइड है। वो कहते हैं तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, स्किन भी एकदम व्हाइट हो गई है। तो वो हंसने लगता है, कहता है कि मैंने तो कोई स्किन केयर यूज भी नहीं किया है। फिर होंगजो भी इसके साथ बैठ जाती है, उसे बताती है कि मेरी सारी एनर्जी काम पर लग जाती है, वीकेंड पे भी कहीं जाने का मन नहीं करता, लेकिन आज काफी टाइम बाद तुम्हारी वजह से ऐसे मजे कर पाई, इसलिए तुम्हारा थैंक्स। तो वो कहता है कि चलो फिर अब कहाँ जाना है। वो कहती है क्या तुम अगली चीज के लिए तैयार हो। इसमें उन्हें स्पाइसी नूडल्स खाना था और जो इसमें जीत जाएगा उसकी विश पूरी करनी पड़ेगी। तो वो याद करता है कि लास्ट टाइम जब होंगजो ने ड्रिंक की थी तो स्पाइसी खाना बिल्कुल भी नहीं खा पाई थी। इससे वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि इससे तो मैं आराम से जीत जाऊंगा और नूडल्स खाने लगता है, लेकिन जैसे थोड़ा सा खाता है तो उसकी हिम्मत नहीं हो पाती और पानी पीने के लिए बोतल उठाता है, लेकिन वो छीन लेती है कि नहीं अभी नहीं पीना, पर उससे तो रुका ही नहीं जा रहा था, इसीलिए बोतल छीन लेता है और पानी पीने लगता है। तो होंगजो से पूछता है कि तुम तो स्पाइसी खाना नहीं खा सकती है ना, उस दिन पार्टी में भी तुमसे नहीं खाया गया। वो कहती है कि नहीं तो मुझे तो स्पाइसी खाना बहुत पसंद है, लेकिन ड्रिंक करने के बाद मैं अपने सेंस में आ जाती हूँ, नहीं तो मुझे स्पाइसी खाना ज्यादा पसंद है, मुझे कोई भी हरा नहीं सकता, और अब मैं जीत गई हूँ तो तुम्हें मेरी विश पूरी करनी होगी। लेकिन वो मना कर देता है। फिर उसे मना कर अपने साथ एक जगह ले आती जहाँ सब ने उनके जैसे ही ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई थी। वो इसे पहनना चाहती थी और पहनकर खुश भी थी। उसे बताती है कि जो भी बाहर से यहाँ आता है उसका यहाँ आना जरूरी है, लेकिन वो कहता है कि तुमने तो सही पहना है, पर मैंने ये अजीब सी वाली ड्रेस क्यों पहनी है। वो कहती है तुम ऐसे कंप्लेंट क्यों कर रहे हो, ये सब बंद करो और मेरे पीछे आओ। उसे देखकर वो हंसने लगता है कि मजे कौन लेने आया था और कौन ले रहा है। और वहाँ दूसरी तरफ हाइजी की तो हालत खराब हो गई थी। उनके साथ मिस्टर ताइक भी था, वही जिसे उसने होंगजो के साथ डेट पर भेजा था। हाइजी को तो इसका गुस्सा आ रहा था कि घूमने के लिए यही जगह मिली थी क्या, मिट्टी पत्थर के अलावा यहाँ है क्या, पीछे कितनी सारी अच्छी अच्छी जगह है। ये कहते कहते अचानक से उसका पैर मुड़ जाता है, वो गिरने लगती है, लेकिन ताइक उसे पकड़ लेता है। वो तो खुश होने लगती है कि आखिर मुझे किसने पकड़ लिया, पर उसे देखते ही उसका मूड खराब हो जाता है। वो कहता है कि आप ठीक तो हो ना, यहाँ का रास्ता खराब है तो आपको ध्यान से चलना चाहिए। फिर वो उसका पैर देखने लगता है कि आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि ये तो लड़की है तो एकदम से छोड़ देता है। इससे वो गिरने वाली होती है तो उसके बाल ही पकड़ लेती है। दर्द के मारे तो वो भी चिल्लाने लगता है। ऐसे में दोनों ही गिर जाते हैं।
फिर ताइक माफी मांगता है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। वो भी सॉरी कहती है कि मुझसे भी गलती से हो गया, लेकिन तुम्हारे बाल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इतने में उसके डैड उन्हें बुलाने लगते हैं तो ताइक को जाने का बोलकर वहीं बैठ जाती है। फिर होंगजू का मैसेज देखती है, उसने लिखा था कि मुझे तुम्हें अंकल के रिलेटिव के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है, तुम तो एकदम चौंक जाओगी तो मुझे कॉल करना। वो रिप्लाई करती है कि मुझे तभी शौक लगेगा जब तुम ये कहोगी कि वो होयंग है। उसी टाइम जूनो का मैसेज आता है कि मैं घर आ रहा हूँ। ये देखकर तो वो अपनी थकान भूल जाती है, फटाफट से रेस लगाती है, यहाँ तक कि अपने डैड और ताई को भी पीछे छोड़ देती है। और यहाँ इनका अलग ही चल रहा था। होंगजू उससे अपनी फोटोज क्लिक करवा रही थी, लेकिन उसे नहीं आ रही थी, वो बस फेस की ही ले रहा था। तो वो बताती कि अच्छे से बैठकर एंगल देखकर पूरा शॉट लो। फिर वो दूसरी जगह जाकर फोटो खींचने लगते हैं, लेकिन होंगजू के बाल हवा की वजह से खराब हो गए थे तो वो सही से बांधने लगती है। ऐसे में होयंग उसे देखे ही जा रहा था, उसकी तो नजरें ही नहीं हट रही थी। लेकिन फिर होंगजू को किसी की कॉल आती है और उसका नाम लिखा था कि अगर तुम इसकी कॉल उठाओगे तो तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। उसे भी समझ नहीं आता कि किस तरह का नाम है। फिर होंगजू को दिखाता है, वो देखते ही समझ आती है कि जूनो की कॉल है और इसका नाम हाईजी ने ही सेव किया होगा। वो कॉल नहीं उठा रही थी तो वो उससे फोन छीन लेता है, कहता है कि रहने दो, तुम बेवकूफ नहीं बनना चाहती तो इसे मत उठाओ। वो भी कहती है कि हाँ अपने पास ही रखना, मुझे बिल्कुल भी मत देना। फिर और फोटो लेने के लिए बोलती है। वो तो थक ही गया था, कहता है कि अब बस बहुत हो गया, ज्यादा फोटो मत लो। तो वो कहती है कि अरे आओ तो। उसे ऐसे देखकर वो खुद को उसके पीछे जाने से नहीं रोक पाता, लेकिन वो सही से फोटो नहीं ले रहा था। तो वो कहती है कि तुम खड़े हो जाओ, मैं बताती हूँ कैसे लेते हैं। और फिर उसकी फोटो लेने लगती है। वो लेट लेट के फोटो ले रही थी इसीलिए गिर जाती है। तब होयंग उस पर हंसने लगता है। वो फटाफट से खड़ी होती है, लेकिन फिर फोटो देखकर वो सोचने लगती है कि इसमें ये कितना हैंडसम लग रहा है। अब पूरा दिन ऐसे एंजॉय करने के बाद दोनों निकलने लगते हैं। होंगजू कहती है कि मैंने बस इतनी सी फोटो ली और मैं इतनी थक गई। वो कहता है कि बस इतनी सी फोटो, ये तुम्हारे लिए इतनी सी फोटो है। इतने में बारिश शुरू हो जाती है तो वो फटाफट से कार की तरफ जाकर ड्राइविंग सीट में बैठने वाली होती है कि होयंग आ जाता है और कहता है कि मैं ड्राइव करूंगा। अब रास्ते में जाते हुए वो अपनी फोटोज देखने लगती है और होयंग को भी इसकी फोटोज दिखाती है कि देखो कितनी अच्छी आई हुई है, मैं तुम्हें ये सारी फोटोज दे दूंगी। फिर उसे आज के लिए फिर थैंक्स करती है, तुम्हारी वजह से मैं आज एंजॉय कर पाई, पता नहीं अब तुम कब मिलोगे। ये सुनकर तो वो कार को दूसरे रास्ते मोड़ देता है, कहता है कि अभी हमारा दिन खत्म नहीं हुआ है। वो होंगजू के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता था क्योंकि पता नहीं उसे ये मौका फिर मिले या न मिले। दूसरी तरफ जूनो हाईजी के घर आया हुआ था, वो बाहर इसके आने का वेट कर रही थी। फिर जब वो आता है तो उसे देखकर कहता है कि होंगजू कहाँ है, वो तो मेरा फोन भी रिसीव नहीं कर रही है। लास्ट टाइम उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। हाईजी तो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके आसपास भटकने की। वो हंसता है, कहता है कि क्या मुझसे मिलने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी कि तुम ऐसी बातें कर रही हो। वो कहती है नहीं तो वो क्यों शॉक्ड होगी, तुम्हारे बिना तो बहुत ही ज्यादा खुश है और आज तो तुम्हारा फोन भी इसलिए नहीं उठा रही क्योंकि वो डेट पर गई है। वो कहने लगता है कि तुम तो उसे बहुत ही प्रोटेक्ट कर रही हो। वो कहती है मैं उसकी शील्ड हूँ, मैं किसी को भी उसके आसपास नहीं आने दे सकती। तब वो कहता है कि इसका मतलब वो अभी भी मुझे लाइक करती है ना। वो कहती है तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे बीच तो 3 साल पहले सब कुछ खत्म हो गया था ना और तुम उसे छोड़कर चले गए थे। वो कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा बदल गई हो और फिर फेस की तरफ इशारा करके कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी ये नई पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा पसंद आई, मुझे तो तुम दोनों की फ्रेंडशिप से बहुत ही जलन हो रही है। ये कहकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन हाईजी को तो उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि कितना बदतमीज है, जैसे बिल्कुल भी तमीज नहीं है। पता नहीं कौन है जो सैगो की बुक्स पढ़ता होगा, लेकिन उसे ये चिंता हो रही थी कि अगर होंगजू फिर इसके प्यार में पड़ गई तो क्या होगा। दूसरी तरफ ये दोनों हान रिवर के पास आए हुए थे। होंगजू कहती है कि यहाँ तो फ्राइड चिकन का ही असली मजा है, लेकिन अभी हम खा नहीं सकते, पर तुम्हें भूख लगी हो तो हम डिनर कर सकते हैं। वो कहता है कि नहीं, मैं जो देखने आया था वो तो मैंने देख लिया। फिर होंगजू की तरफ देखने लगता है और याद करता है कि जब उसने कहा था कि तुम्हें अपने पहले प्यार को कभी नहीं देखना चाहिए। फिर कहने लगता है कि पार्टी के बाद तुमने मुझसे कुछ कहा था। वो एकदम से कहने लगती है कि मुझे माफ करना, मैं नशे में थी, पता नहीं तुम्हें क्या क्या बोल दिया, मैंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। अब उसे तो लग रहा था कि शायद इसे मेरे मन की बात पता है। कहता है कि तुम्हें कब पता चला, लेकिन तुम ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रही थी कि कुछ पता ही ना हो। वो बोलती है कि मुझे कैसे पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें स्मार्ट ब्रेन वाला एक छोटा बच्चा कहा, पर मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी, तुम्हें जीनियस कह रही थी। ये सुनकर वो हंसने लगता है कि क्या तुम इसके बारे में बात कर रही थी। वो कहती है क्या मैंने कुछ और भी ज्यादा बुरा कहा, तो वो और हंसने लगता है। फिर कहती है कि शायद मैंने तुम्हारी तारीफ कर दी होगी। ये सुनकर तो वो चुप हो जाता है, तब वो भी चुप हो जाती है और बात घुमाने के लिए कार की तारीफ करने लगती है और फिर बटन प्रेस करने लगती है जिससे उसकी सीट पीछे हो जाती है। तब होयंग उसे देखने लगता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। ऐसे में वो विंडो की बटन दबा देती है, विंडो खुल जाती है और बारिश का पानी अंदर आने लगता है। उसे बंद करने का तो पता नहीं था तो सारी बटन एक एक करके दबाने लगती है। विंडो को छोड़कर बाकी सब चीजें खुल जाती है। तब होयंग उसकी तरफ आता है और जल्दी से विंडो बंद कर देता है, पर इस टाइम वो उसके बहुत ही क्लोज आ गया था। वो दोनों तो एक दूसरे को ही देख रहे थे। ये बहुत ही ऑकवर्ड सीन बन गया था, इसीलिए वो जल्दी से वापस अपनी सीट में बैठ जाता है। फिर वो घर भी पहुंचाते हैं। बारिश हो रही थी तो होयंग कहता है कि तुम यहीं पे रुको, मैं अम्ब्रेला लेकर आता हूँ। वो कहती है नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, पास ही तो है, और जल्दी से बाहर निकल जाती है। लेकिन बारिश काफी तेज हो रही थी तो वो जाकर होयंग के घर के बाहर खड़ी हो जाती है। वो भी आ जाता है तो देखता है कि होंगजू साइड से भीग रही थी, इसीलिए उसे पकड़कर अपनी तरफ कर लेता है। ऐसे में वो फिर से क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये फिर से वैसा ही हो गया था। तो होंगजू वहाँ से एक अम्ब्रेला लेकर कहती है कि मैं इसे लेकर जा रही हूँ। फिर जाने लगती है, पर वो कहता है कि तुमने चिकन खाने को बोला था ना, तो अगली बार साथ में खाएंगे। वो भी कहती है कि ठीक है, फिर चली जाती है। इधर अंदर आकर ये वही सीन को याद करने लगता है और खुद से कहता है कि मुझे चिकन के बारे में बोलने की क्या जरूरत थी, मैं भी कितना पागल हूँ। और वहाँ होंगजू सोच रही थी कि ये सब क्या था। उसका फ्राइड चिकन साथ में खाने का सुनकर मुझे अच्छा क्यों लगा, और अब तो वो बहुत ज्यादा हैंडसम हो गया है। उसे तो ये तक लग रहा था कि शायद
शायद वो मुझे किस करने वाला है। पर उसे अपनी सोच पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि मुझे ये क्या हो गया है, मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सिंगल हूँ इसलिए मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है। यहाँ पर हम फिर से हाई स्कूल का सीन देखते हैं। जब वोयंग लाइब्रेरी आया हुआ था तब वो होंगजो को भी देखता है। उसने नई बुक मंगवाने के लिए लेटर लिखा था कि इससे बहुत ही फन है, इतना कि तुम्हारे आसपास कोई मर भी जाएगा तो भी तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो टीचर कहती है कि ये क्या लिखा है, ऐसे लिखो जिससे लगे कि बच्चों के लिए ये हेल्पफुल है, इसलिए कोई प्रॉपर रीजन दो। तब वो उस पर हंसकर वहाँ से चला जाता है। तो वो भी गुस्से में उसके पीछे आती है, कहने लगती है कि तुमने उन लेटर्स का रिप्लाई क्यों नहीं दिया, अगर तुम्हें शर्म आती तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो। वो बस बोले ही जा रही थी। तो वो कहता है कि कुछ ना बोलना भी मेरे रिस्पॉन्स का तरीका है और ये मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये कहकर जाने लगता है। तो वो जोर से उसका नाम चिल्लाती है। उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए कहती है कि मेरी फ्रेंड तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती है, लेकिन तुम उसके लाइक नहीं हो, तुम खुद को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हो ना, लेकिन तुम्हें प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुमने कभी किसी को पसंद किया भी है। पहले तो वो उसे कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन ये बात सुनकर कहता है कि मुझे लगता है तुम उसकी मैसेंजर हो। तो उसे कहना है कि अगर उसके पास लेटर लिखने का टाइम है ना तो उसे कोरियन सही से पढ़नी चाहिए, और फिर बहुत कुछ सुना देता है। ऐसे में वो थोड़ा शांत हो जाती है, कहती है कि मैंने अभी जो कुछ भी कहा उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे गुस्सा आ गया था तो मैंने तो ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया, लेकिन उसे गलत मत समझना, तुम्हारा जो भी आंसर होगा उसे प्रॉपर्ली बता देना। और फिर चली जाती है। सब लोग तो उनकी बातें सुन रहे थे। ये बात सैंग तक भी पहुंच जाती है। तो क्लास के टाइम वो वोयंग से पूछता है कि क्या सच में तुमने उसे ऐसा कहा, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है। फिर कहता है कि आज तक तुमने किसी ने लड़की का लेटर नहीं लिया, लेकिन इस बार मामला अलग है, कहीं तुम्हें उन लेटर्स को लेकर अच्छा तो नहीं लग रहा है। फिर वो याद करने लगता है कि होंगजो किस तरह लेटर देने के उसके पीछे पीछे भागती थी। जब वो वॉशरूम के बाहर उसका वेट कर रही थी तो वो अंदर अपना फेस और बाल ठीक कर रहा था। रनिंग करते टाइम भी उसकी नजर बस ग्राउंड पर होंगजो पर ही थी। उसकी स्माइल देखकर तो वो मन ही मन खुश हो रहा था। फिर बाद में जब वो उसे लेटर देने के बाद गिर गई थी तब वो उसके पास जाना चाहता था, लेकिन सैंग उसे आगे चलने को बोलकर अपने साथ ले जाता है। ऐसे में वो होंगजो की हेल्प नहीं कर पाया था, और लाइब्रेरी में भी अचानक से होंगजो को अपने सामने देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। होंगजो का लेटर लेकर उसके पास आना उसे बहुत अच्छा लगता था। वो रिप्लाई भी इसलिए नहीं दे रहा था कि कहीं उसका आना भी बंद ना हो जाए। बाद में लाइब्रेरी से निकलते हुए वो होंगजो को देखता है। वो तो वहाँ बैठे बैठे ही सो गई थी। फिर जब एकदम से गिरने वाली होती है तो वो उसके सिर के नीचे अपना हाथ लगा देता है। तब देखता है कि वो बुक्स के लिए रिक्वेस्ट लेटर लिख रही थी, इसलिए वो उसकी हेल्प करता है। लेटर में अपनी तरफ से कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स ऐड कर देता है ताकि स्कूल लाइब्रेरी से खरीद ले। थोड़ी देर बाद जब होंगजो की नींद खुलती है तो वो देखती है कि मेरा लेटर कहाँ गया। उसे तो याद भी नहीं था कि मैंने उसमें क्या क्या लिखा, जबकि होएंग ने तो उसे होंगजो के नाम से रिक्वेस्ट बॉक्स में रख भी दिया था। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि वो अपनी अभी फोटोज देख रहा था और उसमें अपनी स्माइल करती हुई फोटो देखकर कहता है कि ये कब हुआ। तो उसे याद आता है कि जब वो फोटो लेते हुए गिर गई थी तो शायद उसने तब क्लिक की होगी। फिर सोचने लगता है कि हम फ्राइड चिकन के लिए कब जाएंगे। अगले दिन होंगजो को दिखाया जाता है। वो एनिमेशन प्रोड्यूसर थी। जब वो स्टूडियो पहुंचती है तो सब लोग उसे देखकर बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे थे और उसके आते ही अपने अपने काम में लग जा रहे थे। तब बॉस उसे अपने ऑफिस बुलाती है। फिर जब वो जाती है तो उसे पता चलता है कि एक राइटर अपनी नोवेल के एनिमेटेड प्रोजेक्ट पर उसके साथ काम करना चाहता है, लेकिन वो ये देखकर चौंक जाती है कि वो कोई और नहीं, जूनो ही था। उसे देखकर वो कहता है कि तुम्हें फिर से देखकर मुझे अच्छा लगा। तब होंगजो को 3 साल पहले वाला सीन याद आता है जब जूनो उसे छोड़कर जा रहा था। वो उसे रोक भी रही थी, सब कुछ ठीक करने को बोल रही थी, लेकिन वो सब कुछ अनसुना करके चला जाता है। अब जूनो एक नया नोवेल लिख रहा था और इसके एनिमेटेड प्रोजेक्ट पर होंगजो के साथ काम करना चाहता था, पर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसलिए उसे इनडायरेक्टली मना कर देती है कि मैं कहाँ आपकी हेल्प कर पाऊंगी, मेरे पास तो प्रोडक्शन का चार्ज है। दूसरी तरफ हम होयंग को देखते हैं। वो अकेला बैठा हुआ था तो अंकल उसके पास आता है, कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। उसे कल वापस जाना था तो वो कहता है कि मैं वापस नहीं जा सकता, मुझे अभी बहुत सारा काम करना है। वो कहते हैं कि क्यों, सब कुछ तो हो गया है, सारा काम भी हेड ऑफिस ट्रांसफर हो गया है और अब यूएस में तुम्हें बहुत जरूरी काम भी तो है। तो वो कहता है कि क्या मैं एक और हफ्ता यहाँ रुक सकता हूँ। और उधर मीटिंग खत्म हो जाने के बाद होंगजो जूनो के साथ एक कैफे आती है। वो कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ, एक नोवेल पर रिसर्च करने के लिए अचानक से मुझे यहाँ सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। वो कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम वापस क्यों आए हो, और ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बस अकेले में तुमसे यहाँ मिलने इसलिए आई, ये बताने के लिए कि तुम मेरे पास्ट के बारे में मेरी कंपनी में किसी को भी नहीं बताओगे, चाहे तुम यहाँ काम करो या ना करो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि तुमने तो कहा था कि अगर मेरी नोवेल की एनिमेटेड सीरीज बनाई जाएगी तो तुम मेरे साथ काम करोगी। वो कहती है कि ये तो मैंने ब्रेकअप से पहले कहा था। वो कहता है किसने कहा ऐसा, हमने कभी ऑफिशियली ब्रेकअप नहीं किया, मैं पिछले 3 साल से हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता आ रहा हूँ। और फिर उसे उसका ही लिखा हुआ लेटर दिखाकर कहता है कि तुमने भी तो मुझे याद किया, तो क्या ये सब झूठ है। इस बीच होयंग और अंकल बात करने के लिए बाहर आ गए थे। वो कहते हैं कि आज तक तो तुमने ऐसा कभी नहीं किया, क्या तुम अपने पहले प्यार की वजह से यहाँ रुक रहे हो। वो फिर कुछ नहीं बोलता और आगे की तरफ जाने लगता है। तब उसकी नजर होंगजो पर पड़ती है। अंकल भी उसे देखते हैं, कहते हैं कि ये यहाँ क्या कर रही है। तब होयंग उनसे पूछता है कि लड़का कौन है। वो बताते हैं कि ये इसका एक्स बॉयफ्रेंड है और उसका पहला प्यार भी। इतने में होंगजो बाहर आती है और उन दोनों को देखकर सरप्राइज होती है। अंकल पूछते हैं कि ये वापस कब आया और तुम उसके साथ क्या कर रही हो। तब तक वो भी बाहर आ जाता है। तो होंगजो उसे बाय करके जाने लगती है, लेकिन वो तो उसका हाथ ही पकड़ लेता है। कहता है अगर सच में तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं होती तो तुम मेरे साथ प्रोजेक्ट पर काम नहीं करती, लेकिन तुम मुझे अभी भी लाइक करती हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर तो वो गुस्से में अपना हाथ ही खींच लेती है। अंकल को तो गुस्सा आ रहा था कि इसको तो मैं बताता हूँ, लेकिन होयंग उन्हें पीछे करता है और जाकर होंगजो का हाथ पकड़ लेता है और जानबूझकर जूनो के सामने कहने लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा तुम मुझसे मिली, तो तुम्हारा बैंड मेरी कार में ही छूट गया था, वो अभी भी मेरे पास ही है।
अब होंगजू भी कम नहीं थी, वो भी कह देती कि वो मेरा फेवरेट है, उसे लेने चलते हैं और फिर होयंग को भी साथ ले जाती है। यहाँ हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है कि होंगजू और होयंग साथ में नूडल्स खा रहे थे। अब जोनो मिलिट्री सर्विस के लिए जा रहा था तो होंगजू बहुत ज्यादा रो रही थी कि मैं अपनी फीलिंग्स बताने से पहले उसे नहीं जाने दूंगी। वो कहता है तुम नहीं बता सकती, नहीं तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा कि एक स्टूडेंट एक सोल्जर को डेट कर रही है। तो वो गुस्से में एक चम्मच से उसके सिर पे जोर से मारती है। इसका मतलब कि इन दोनों की फ्रेंडशिप पहले काफी ज्यादा अच्छी थी। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।